हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर चल रहा है और यार ये 10th लेक्चर है और यार 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज 4th नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और ये मेरे भाई आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। क्या होता है ना कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी कभी जो एडवांस में पूछा गया है उसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक दो सेम क्वेश्चन सेम डेटा विथ ऑप्शंस उठा करके नीट के पेपर में डाल देते या इंजीनियरिंग के पेपर में डाल देते। ऐसा पहले भी हुआ है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है हमें एडवांस वाला भी लेना होता है, ठीक है। तो उसी में ये क्वेश्चन है और आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन 4th नंबर है और आपसे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, आपसे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि आइडियल गैस है। क्या है मेरे भाई? आइडियल गैस है। बोल रहे हैं कि इनिशियली जो आइडियल गैस का प्रेशर P1 है और P1 V1 दिए हुआ है, ठीक है। ये एक्सपांड करके ये क्या हो जाता है, P2 और V2 हो जाता है। उसके बाद एक्सपांसन के बाद इसको ना एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं तो ये P3 और V1 हो जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई कि आप ना नेट वर्क डन बता दीजिए। आपके पास ऑप्शन जो दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि वर्क डन ग्रेटर देन 0, वर्क डन लेस देन 0, वर्क डन ग्रेटर देन 0, वर्क डन लेस देन 0। कंडीशन इधर है P3 ग्रेटर देन P1, ठीक है, P3 ग्रेटर देन P1, P3 लेस देन P1 और P3 लेस देन P1, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेंज तो यहाँ पे चेंज है, कुछ ऐसा है। अब इस बात को समझिए मेरे भाई, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये होता है एडियाबैटिक का ग्राफ और ये वाला होता है आइसोथर्मल का ग्राफ। अब समझिए, अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये रहा आपका प्रेशर और इधर रहा वॉल्यूम। बोला जा रहा है आपका, तो देखिए, तो ध्यान से इसको देखिए, P1 V1 से P2 V2 तक एक्सपांसन होता है। तो मेरे भाई हम इसको ऐसे लिए, ये वाले पॉइंट है P1 V1 और यहाँ से P2 V2 तक क्या होता है, एक्सपांसन होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो P1 V1 से P2 V2 तक। आगे बोल रहे हैं P2 V2 से P3 और V1 दिया है, तो P3 V1 तक एडियाबैटिक है। क्या दिया है तो मेरे भाई एडियाबैटिक दिया है और कंप्रेशन दिया है। तो एडियाबैटिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, अगर हम इसको देखेंगे, पहले हम इधर गए फिर इधर आ गए, इधर की तरफ जा रहे, मीन्स कि क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग पढ़े हैं कि आपको नेगेटिव लेना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब समझिए, अगर आप एक चीज़ को देखेंगे तो P3 ग्रेटर देन P1, मतलब इस बात का क्या हुआ मेरे भाई, P3 वाला एरिया आप देख लीजिए, ठीक है, ये एरिया आप देखो, और P1 वाला एरिया यहीं तक होगा ना, तो P3 ग्रेटर देन P1 है। देखिए तो P3 ग्रेटर देन P1 कहाँ पे है, तो एक तो आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, ये दोनों नहीं होगा, मीन्स कि C और D तो होगा नहीं, केवल क्या होगा, तो A और B होगा। ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लिए। सबसे पहला हमारा गोल ही होना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट करने का। अब समझिए, अब तो यहाँ से आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन होता है एरिया अंडर कर्व, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में ये नेगेटिव होते हैं। तो वर्क डन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, तो वर्क डन लेस देन 0। देखिए तो वर्क डन लेस देन 0 किस में है, वर्क डन लेस देन 0, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो 5वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो एक तो वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, और आपको ए से बी जाना है, बी से सी, सी से डी और डी से ए जाना है, और आपको ग्राफ प्लॉट करना है फॉर डेंसिटी और वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी के लिए और वॉल्यूम के लिए। अब इस बात को समझिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
बट जब अगर आपको ऑप्शन दिया है तो कॉम्प्लिकेट होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन ए वाला है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, कुछ इस तरीके का ग्राफ। दूसरा ये है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तीसरा वाला डेंसिटी और वॉल्यूम। चौथा वाला डेंसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, अब इस बात को हम समझते हैं। देखिए तो मेरे भाई, अगर हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहें तो प्रेशर और ये रहा टेम्परेचर, अगर हम देखेंगे इस लाइन को देखेंगे तो बी सी और ये वाला लाइन है ए डी। इसको देखिए तो इसको देखिए, एक लाइन में आपका क्या है, बी सी है और एक लाइन में ए डी है ना। तो अगर हम इसको देखें तो बी सी और ए डी को अगर हम देखना चाह रहे, P बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई P भी बराबर होता है NRT। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा NRT अपॉन V। ठीक है, अच्छा NRT तो NR अपॉन V इंटू T लिख लिए। प्रेशर है y एक्सिस में, टेम्परेचर है x एक्सिस में, तो ये रहा y, ये रहा x। तो स्लोप किसके बराबर हो गया मेरे भाई, अगर हम आपसे बोलना चाहें तो आप बोलेंगे कि भैया स्लोप ना NR अपॉन V के बराबर हो गया। स्लोप किसके बराबर हो गया मेरे भाई, स्लोप किसके बराबर हो गया, तो स्लोप हो गया आपका NR अपॉन V के बराबर। क्या ये वाली बातें आपको क्लियर हैं? स्लोप किसके बराबर हो गया, तो स्लोप NR अपॉन V के बराबर। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा A और D का जो स्लोप है, A और D का जो स्लोप है ये तो सेम है बेटा, क्योंकि ये एंगल सेम है फॉर A और D। और अगर हम बोले B और C का, तो B और C का स्लोप आपको सेम दिखेगा, क्योंकि यहाँ B और C के लिए तो एंगल सेम है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते B और C का स्लोप बराबर है और ग्रेटर देन है A और D के स्लोप से? तो हमने इस बात को ये लिखा कि A और D का स्लोप जो है वो क्या है, बराबर है, A और D का स्लोप बराबर है। ठीक है, और यार ग्रेटर देन है B और C के स्लोप से, और B और C का स्लोप आपका बराबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों हुआ यार, हम अभी बोले कि आपको B और C के बारे में बोल दिए, बट यहाँ पे क्या है ना आपका कि B और C और A और D, तो BC बराबर है, A और D भी बराबर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्लोप किसके बराबर है, तो NR अपॉन V के बराबर है, NR अपॉन V के बराबर। और V आपका क्या चीज़ में है, तो मेरे भाई भी आपका देख रहे हैं तो डिवाइड में, तो इसी के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस बात को सुधार लीजिएगा और समझ। अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये रहा भैया डेंसिटी और ये रहा वॉल्यूम। अगर हम बोले A और D का, तो हम लोग ने एक बात और जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम ऐसा बोलना चाहें, देखिए तो A और D का जो डेंसिटी है ये बराबर, और B और C का जो डेंसिटी है ये बराबर। तो ये वाला लाइन A और D को बता रहा और ये वाला लाइन B और C को बता रहा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से, तो जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपका ये B वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा कि A और D का डेंसिटी क्या है, तो बराबर है, B और C का डेंसिटी क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो ऐसा आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट में क्या है मेरे भाई, y एक्सिस में हमने प्रेशर लिया है, x एक्सिस में हमने टेम्परेचर लिया है। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसा दिया है, A से B जाना है बेटा, B से C जाना है, C से A आना है, कुछ इस तरीके से आपको पहुंचना है। ठीक है, और इधर रहा y एक्सिस में आपको वॉल्यूम है, x एक्सिस में टेम्परेचर है। इस ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में। आपके पास पहला ऑप्शन, ठीक है ध्यान से देख लीजिए, ये दूसरा ऑप्शन, ये वाला आपका तीसरा ऑप्शन, और ये डी नंबर आपका चौथा ऑप्शन, ये आपको बनाना है। कोई बात नहीं है, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा देखो भाई मेरे, ए से बी जा रहे हो ना आप, किधर जा रहे हो भाई मेरे, आप ए से बी जा रहे हो। ए से बी में क्या है भैया, ए से बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अरे भाई वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट है, ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट, बी से सी में क्या है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। देख लीजिए ना, ए से बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। भाई मेरे ए से बी में वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही नहीं है। यहाँ देखो ना, उल्टा पलटी देख रहे, देखिए तो ए से बी को देखिए, ए से बी को, और बी से सी को देखिए। ठीक है,
हम अगर ऐसा देखें, वो गलत देख ले रहे हैं मेरे भाई। अगर हम देखें ना, ए से बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, और बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट, बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, और ए से सी में प्रेशर कांस्टेंट। क्या आप ऐसा देख पा रहे? देखिए तो ए से सी में क्या है भाई, प्रेशर कांस्टेंट। ए से बी में, अरे इसको क्यों देख रहे हो यार, सॉरी, ए से सी में प्रेशर कांस्टेंट, क्वेश्चन ये है ना। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, और बी से सी में क्या चीज़ है, बी से सी में बोलिए टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, ग्रेटर देन है ए से। बी और सी देखिए तो भाई, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, ए का कम है क्योंकि ए का पहले है। चेक कर लीजिए, अब आप देख लीजिए, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, ए का कम है। इसमें अगर हम देखें, बी और सी का टेम्परेचर डी नंबर है, सी में देखिए तो बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, ए का कम है। ठीक है, आंसर तो हमारा ये वाला है, सी वाला है। तो ये ऐसे ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, और समझ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इधर वॉल्यूम दिया गया, इधर टेम्परेचर दिया है। ठीक है, और मेरे भाई ग्राफ वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ऐसे कुछ आपको जाना है। इधर रहा प्रेशर और इधर रहा वॉल्यूम, इसको चेंज करना है प्रेशर और वॉल्यूम में। आपके पास कुछ ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, सी और डी ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो अगर हम बात करें, इधर वॉल्यूम है और इधर टेम्परेचर है। ठीक है, अगर हम ए से बी को देखें ना, आइसोबारिक लाइन है। ए से बी को अगर हम देखेंगे, कैसा लाइन आपको दिख रहा है, आइसोबारिक लाइन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, ए से बी में आइसोबारिक, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का प्रेशर और बी का प्रेशर बराबर है। ए का प्रेशर और बी का प्रेशर बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई ए का प्रेशर और बी का प्रेशर बराबर कौन से में है, डी वाले में। क्या इसमें है, नहीं है। क्या ए में है, नहीं है। क्या बी में है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लो वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, किसके किसके लिए बात करेंगे, तो बात करेंगे सीपी के लिए, सीबी, गामा, गामा मिक्सचर और यू के लिए। ठीक है, एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक छोटा सा हम रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहेंगे। लेट अस सपोज बेटा आप 10th क्लास में हो, मान लो कि अभी आप 10th क्लास में हो। 10th जब आप पास किए हो तो आप 3 स्ट्रीम है आपके पास, जैसा अभी जनरल जो ट्रेंड चलता है ना, हमारे टाइम में चलता था, अब तो थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट। साइंस, कॉमर्स, आर्ट, 3 रास्ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। साइंस वाले के लिए 2 रास्ता, बेटा मैथ ले लो या बायो ले लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम साइंस वालों के लिए 2 रास्ता है, 2। और यहाँ से जो मैथ लिए हैं वो या तो IIT जाएंगे या NIT जाएंगे या तो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैथ वालों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो F4 क्या होता है मेरे भाई, F का मतलब क्या होता है, तो F का मतलब होता है क्या चीज़, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F का क्या मतलब होता है, तो F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। क्या हुआ इस बात का मतलब मेरे भाई, क्या हुआ इस बात का मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, क्या हम बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ये डेफिनेशन की भाषा है।
लेकिन हमने आपको समझाया है 10th क्लास के एग्जाम्पल से, तो मेरे समझ से वो समझ आ जाना चाहिए। और समझिए, अगला हम बात कर रहे हैं भाई, यार देखिए, अगला हम बात करना चाह रहे मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो एटॉमिक के बारे में तो आप समझते हो, जैसे हीलियम हो गया आपका, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब आपका कैसा गैस है भैया? मोनो एटॉमिक गैस है। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए हैं एक्स वाई और जेड। क्या ले लिए मेरे भाई? तो एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस बात को समझिए, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका जेड एक्सिस, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हीलियम को रख दिया है। अब हीलियम को रख दिया है भाई, इसका वेलोसिटी या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है, या तो वाई में हो सकता है, या तो जेड में हो सकता है। मीन्स इसके पास बेटा 3 कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट एक्स है, एक कोऑर्डिनेट वाई है और एक कोऑर्डिनेट जेड है, ठीक है। एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कोऑर्डिनेट है, एक एक्स में ये जा सकता है, एक वाई में जा सकता है और एक जेड में जा सकता है। तो 3 हो गया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल बात है। 3 कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एक तो एक्स, एक वाई और एक जेड। अच्छा, इसका भी एक नाम होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। बेटा इसका नाम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, ठीक है। अगर हम मेरे भाई बात करें मोनो एटॉमिक गैस की, मेरे भाई हम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 3 हो जाएगा। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं डाई एटॉमिक गैस के बारे में। तो मेरे भाई अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें, देखिए तो हम बात कर लेते हैं डाई एटॉमिक गैस फॉर डाई एटॉमिक गैसेज। डाई एटॉमिक गैस में बेटा ये तो हाइड्रोजन हमने ले लिया, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, F2 है, N2 है और भी हो सकते हैं डाई एटॉमिक गैस, H2 है ना। अब समझिए, अगर भाई मेरे इसको देखोगे, अगर हम H2 का ही एग्जाम्पल ले लें, ये रहा H2, ठीक है। अब इस बात को समझिए भाई मेरे, ये है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस और ये वाला है जेड एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें, ये हमारा H2 है, ये रहा H और H बन गया H2, इधर है X डैश बेटा, इधर है Y डैश और इधर है Z डैश। आपके पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था, डाई एटॉमिक एक तो X, एक Y, एक Z, ये तो होगा ही होगा। एक हो जाएगा हमारा एंगल थीटा और एक हो जाएगा हमारा फाई, ठीक है। तो भाई मेरे अगर हम बात करें फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस के लिए, तो 5 हो गया, X, Y, Z और एक एंगल थीटा और एक एंगल फाई। तो हम अगर इसके बारे में बोलना चाहें तो मेरे भाई 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो मोनो एटॉमिक गैस में होता था, 3 डायरेक्शन, 3 तो आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। या तो आप एक्स में चले जाओ, या तो आप वाई में चले जाओ, या तो आप जेड में चले जाओ। 2 यहाँ पे और आ गया है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलेंगे, या हम इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। एक तो थीटा है और एक फाई है। तो मेरे भाई 3 हो गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 हो गया आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या हम इसको इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। फाइनल हम आपको ये कहना चाहेंगे कि डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। अच्छा, और समझिए भाई, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर रिजिड या फिक्स डाई एटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हो फॉर रिजिड या फिक्स डाई एटॉमिक गैस,
तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। ध्यान रहे कि जब हम बात कर रहे हो रिजिड या फिक्स डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। अच्छा, अगर हम बात कर ले फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, तो मेरे भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाता है। अगर हम बात कर ले नॉन रिजिड डायटोमिक गैस के बारे में, अगर ध्यान रहे कि डायटोमिक गैस में भी हम दो चीज़ों की बात कर रहे, रिजिड या फिक्स डायटोमिक गैस, तो वहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 तो ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा और फाई। लेकिन अगर हम नॉन रिजिड डायटोमिक गैस की बात करें जो कि फिक्स नहीं है, मूवेबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है और इसमें एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 5 और 1 6 हो गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि वो ना वाइब्रेट भी कर सकता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई फॉर डाई एटोमिक गैस, लेट अस सपोज बेटा डाई एटोमिक गैस है कुछ, मान लेते हैं हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं HH एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो F4 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक को हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं मेरे भाई पॉली एटोमिक गैस की। अगला हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगला हम बात कर रहे हैं पॉली एटोमिक गैस की। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे CH4 मीथेन NH3 अमोनिया O3 ओजोन SO3, इन सब का एग्जाम्पल ले लेते। लेट अस सपोज मेरे भाई ये Z एक्सिस है, ये वाला Y एक्सिस और ये वाला X एक्सिस। यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक तो ये जो CH4 है, या इधर ये हो गया हमारा CH4, X Y Z 3 तो होगा ही होगा, एक थीटा होगा, एक फाई होगा, एक यहाँ पे आ जाता है साई बोलते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, तो इसको साई पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं। तो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया पॉली एटोमिक गैस के लिए 6, कौन कौन हो गया मेरे भाई, तो 3 हो गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 हो गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या हम इसी को इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते। ट्रांसलेशनल में X Y Z है, रोटेशनल में थीटा है, फाई है, एक नया यहाँ पे आया है जिसको हम साई बोल रहे हैं, उसी को हम इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते। पॉली एटोमिक गैस के लिए ये 6 होता है। तो मेरे भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, एक तो X एक Y एक Z एक थीटा एक फाई और एक साई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल हो गया, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ हम इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते। पॉली एटोमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। एक बार हम कंक्लूड करना चाहेंगे 4th नंबर में, ये रहा बेटा Y, ये रहा Z और ये रहा X। ट्राई एटोमिक गैस की अगर हम बात, ये है हमारा ट्राई एटोमिक गैस, 1 2 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम एक बार कंक्लूड करना चाह रहे हैं, अगर हम भाई मेरे मोनो एटोमिक गैस की बात कर रहे हैं, मोनो एटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। अगर हम रिजिड डाई एटोमिक गैस की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। और अगर हम नॉन रिजिड डाई एटोमिक गैस की बात करते, नॉन रिजिड डाई एटोमिक गैस की बात करते तो 6 हो जाता है। नॉन रिजिड डाई एटोमिक गैस की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। और अगर हम पॉली एटोमिक गैस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो कि अपना 11th पार्ट आएगा थर्मोडायनामिक्स का, इसमें हम बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में, है ना। 11th नंबर वीडियो में हम यहाँ से 5th नंबर से शुरू करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है, आपके काम का कंटेंट लगता है, मेरे भाई एक छोटा सा काम करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और देखिए यार, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी बनता है, क्योंकि यार एग्ज़ाम में फाइनली आप बैठोगे, है ना। जितना पॉसिबल हो सके उतना मेहनत आप भी कीजिए। मतलब हवा में हम कोई चीज़ों को फेंक नहीं रहे कि हाँ इससे ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ इससे बाहर नहीं आएगा।
बट यार जितना हम ऑथेंटिक हो सकता है, जितना काम का कंटेंट हो सकता है उतना हम दिए। 100% कोई नहीं करवा सकता और यार हम भी नहीं करवा सकते, बट जितना हो सकता है मेरे से हम वैल्यू एडिशन करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी कीजिए, PYQ बनाइए, DPP बनाइए, और अगर आपको दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में पूछिए, है ना। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।